नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति से जुड़ी तमाम जानकारी लेकर हम हाजिर हैं कोरोना अपडेट के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। कोरोना अपडेट में हम आपको बताएंगे कि कोरोना को लेकर देश और दुनिया की क्या ताज़ा परिस्थितियां हैं। साथ ही हमारे विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझेंगे कि जो वर्तमान हालात हैं उसमें कोरोना के नए वेरिएंट से हम अपने परिवार का और अस्पतालों में भर्ती जो मरीज हैं उनका बचाव, इलाज कैसे किया जा सकता है, कैसे हम सब सतर्क रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और कोरोना की ये जो चुनौती हमारे सामने खड़ी है, इस लड़ाई से हम जल्द से जल्द पार पा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट की। और कोरोना की तीसरी लहर, मौजूदा परिस्थितियों और कोविड से बचाव को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ई वेंकटा राव, सदस्य कोविड-19 राज्य सलाहकार समिति ओडिशा। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरुण शर्मा, डायरेक्टर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जोधपुर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर अरुण शर्मा, मैं आपसे शुरुआत करूंगी और थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी जो अपडेट हमारा पिछले 24 घंटे को लेकर है। अब हम 3 लाख के आंकड़े को हम देखें तो ये पार हो चुका है। अगर संक्रमण की स्थिति देखें, रोजाना जो संक्रमण की दर है, फिलहाल हम क्या माने कि ये जो संक्रमण के आंकड़े आ रहे हैं, नया जो पॉजिटिविटी रेट है, ये क्या जो संभावनाएं, जो आशंकाएं हैं, उसके मुताबिक ही है? जी प्रीति जी, बिल्कुल। अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे देश में और पॉजिटिविटी के आंकड़े अभी बढ़ते रहेंगे। देखिए, अभी हमने पीक देखा है बड़े शहरों में, यानी दिल्ली में, मुंबई में, जहां पे बहुत ज्यादा केसेस हुए और शायद कुछ केसेस कम होने लगे हैं। लेकिन अगर यहाँ से निकलें और हम बाकी शहरों की तरफ जाएं, तो जहाँ पे नंबर ऑफ इन्फेक्शंस अब बढ़ने वाले हैं और ज्यादा तादाद में बढ़ेंगे। इसलिए ये जो आंकड़े अभी हम देख रहे हैं, ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, ये प्रेडिक्टेबल है। ऐसा होना है। धीरे धीरे छोटे शहरों की तरफ और केसेस की संख्या बढ़ेगी और उसके बाद हम धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। ये अभी प्रेडिक्टेबल कोर्स ही है इन्फेक्शन का हमारे देश में। ठीक है। डॉक्टर वेंकट राव, आपका नजरिया इसे लेकर क्या है? क्योंकि थोड़े से आंकड़े नीचे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद आती है कि शायद जो ये थर्ड वेव है वो नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन हम फिर देख रहे हैं कहीं जो है वो संक्रमण की दर कम हुई है, कहीं संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है। तो अभी स्थिति में आपका नजरिया क्या कह रहा है? अभी जैसे कि अगर 17 जनवरी का अगर रिपोर्ट देखा जाए, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, उन्होंने बताया है कि करीबन 12.5 करोड़, मतलब 125 मिलियन पीपल आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड। अगर यही चीज तीसरी लहर को हम अगर दूसरी लहर के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि अप्रैल 2021 में डेल्टा वेव का जो हाहाकार मच रहा था, तो उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये करीबन 10 टाइम्स है। और दूसरी जो चीज है, अगर देखते हैं कि इन्फेक्शंस कितने हैं और डिजीज कितने हैं, इन्फेक्शंस जो है करीबन 30 टाइम्स बढ़ गया है, बल्कि सिर्फ 6 टाइम्स बढ़ा हुआ है ओनली नंबर ऑफ केसेस। इसका ये मतलब हुआ कि पहला जो दूसरा लहर जो चल रहा था, उसके मुकाबले जो नंबर ऑफ इन्फेक्शंस एंड नंबर ऑफ डिजीजेस, ये दोनों अलग है, काफी तेजी मात्रा में बढ़ रहे हैं। जितने तेजी से बढ़ रहे हैं उतने तेजी से ही नीचे आएंगे, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो लिमिटेड है। अभी मतलब अनुमान किया जा रहा है कि करीबन 50% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी इन्फेक्टेड, केवल भारत में नहीं, समग्र पृथ्वी में, कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे बाय मार्च 2022। इसका ये सिंपल मतलब है, अगर इन्फेक्टेड हो रहे हैं लेकिन डिजीज नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है लेकिन डिजीज कम तेजी से बढ़ रहा है, इसका ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, ओमिक्रॉन जो है कि माइल्ड है और कोई सीरियस डिजीज या हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ नहीं कर रहा है, और लोगों को इन्फेक्शन बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में कर रहा है। इसका ये मतलब है कि बॉडी में एक रेजिस्टेंस, जो कि इम्यूनिटी हम बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं, वो
जरूरत मतलब जितना जरूरत है वो डेफिनेटली प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्कुल। यानी डॉक्टर शर्मा, अभी जो डॉक्टर राव ने बताया है कि आंकड़ों के जरिए उन्होंने समझाया है कि अगर इन्फेक्शन हम देखें यानी संक्रमण देखें तो वो 30 गुना ज्यादा हो चुका है, लेकिन जो डिजीजेज यानी एक तरह से हम समझें कि जिनमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं या फिर कोई तकलीफ हो रही है उसकी दर 6% ही ज्यादा है। तो इस तरह से वो आंकड़ों को समझा रहे हैं कि हमारी जो रेजिस्टेंस है, जो इम्यूनिटी है वो बढ़ी है। साथ ही जो आपने डॉक्टर शर्मा बात कही थी कि अभी ये देखना होगा कि अब बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ, यानी जहां इन्फेक्शन की दर उतनी ज्यादा नहीं है वहां अब ध्यान देने की जरूरत है, वहां अब आगे आने वाले समय में संक्रमण ज्यादा बढ़ेगा। तैयारियों को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि इस बीच ये भी हमने देखा है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, खासकर जो डॉक्टर्स हैं, बड़ी संख्या में उन्हें भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो छोटे जो शहर हैं वहां तैयारियों को लेकर अगर बात की जाए तो हम कितने मुस्तैद हैं अभी? जी, बिल्कुल। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। तैयारियों की जहाँ तक बात है, हम ये इन्फेक्शन अब कुछ हद तक हमारे फ़ेवर में है 2 वजह से। जैसा डॉक्टर राव ने बताया कि ज़्यादातर लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उनमें लक्षण नहीं आ रहे। ये अच्छी बात है कि संक्रमण हो रहा है, लक्षण नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो तैयार हो रही है बिना साइन्स एंड सिम्पटम्स के। जो लोगों में लक्षण आ रहे हैं, उसमें से अधिकांश लोगों में बीमारी के लक्षण सीमित हैं। 2 दिन के लिए बुखार होता है, खांसी होती है, बॉडी एक होता है, कमजोरी होती है और उसके बाद वो ठीक होने लगती है। इसी की वजह से आईसीएमआर ने जो अब रिसेंट गाइडलाइंस जारी किए, उसके हिसाब से आइसोलेशन का पीरियड सिर्फ 7 दिन तक सीमित कर दिया गया कि जब आप इन्फेक्टेड हुए, जब आप पॉजिटिव आए, उसके 7 दिन के अंदर आप सिर्फ 7 दिन आइसोलेट रहना है, उसके बाद आप आके काम कर सकते हैं या यू कैन गो आउट। और दूसरी तरफ ये भी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो डॉक्टर राव ने बात बताई कि बहुत ज़्यादा संक्रमण होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इन्फेक्शन आएगा। अधिकांश लोगों में लक्षण नहीं आएंगे, सीमित लोगों में लक्षण आएंगे, लेकिन सारे लोग ही रोग प्रतिरोधक क्षमता से अब लैस हो जाएंगे और यानी पीक जो है वो पहुंचने के बाद जल्दी से उसका डिक्लाइन भी शुरू होगा और नंबर ऑफ केसेस काफी तेजी से कम भी होने लगेंगे। लेकिन हमारे देश में और ये जो हेट्रोजेनिटी है, यानी बड़े शहरों में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है या जिस तरह का इंटरेक्शन होता है, छोटे शहरों में वो कम होता है। इसलिए छोटे शहरों में और बाद में पीक आने वाला है, लेकिन वहां पे भी ये सावधानी बरतने की जरूरत है। और जहां तक मैंने पाया है, अधिकांश डिस्ट्रिक्ट में प्रशासन जो है वो पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार है कि आने वाले समय में जब पीक आएगा तो उसका सामना करना है, उसकी तैयारियां की जाती रही हैं। मैं आईईसी विभाग से जुड़ा हुआ हूं, जो एम्पावरमेंट ग्रुप है अपना, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग करती है, उसकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। वहां पे रेगुलर ये बात की जाती है कि अब किस क्षेत्र में कौन सी विधाओं का हमें अपनाकर और लोगों तक जानकारी फैलाने की जरूरत है, जानकारी पहुंचाने की जरूरत है, वो एक्शन लिए जा रहे हैं। हाँ। दूसरी तरफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर भी इस तैयारी को हर समय रेगुलर समीक्षा करती हैं कि आने वाले समय में हमें कितनी तैयारी की जरूरत है, कितने बेड्स होने चाहिए, कितना हमें कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन या उस तरह के मेजर्स लेने की जरूरत है। वो सारी चीजें अपनाई जा रही है। और साथ में वैक्सीनेशन का जो हमारा प्रोग्राम है, जो विश्व में एक मिसाल की तरह है, बिल्कुल। वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक पावरफुल रिसोर्स बना है, जिसकी वजह से और बीमारी से होने वाली मौत या हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या बहुत कम रह गई है, नगण्य रह गई है। और देशों से कंपेयर करें तब भी हमारे यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की रेट काफी कम है, क्योंकि हमने इम्यूनाइजेशन को और इतने तेजी से बढ़ाया और एक अनप्रेसिडेंटेड तरीके से हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इम्यूनाइज किया, उसके चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर हो, हेल्थ केयर वर्कर हो या हमारी आम जनता हो। इसकी वजह से हम डेफिनेटली अब ज्यादा अधिक प्रिपेयर्ड हैं और तीसरी वेव का निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कम से कम देखने में मिल रहा है। ठीक है डॉक्टर राव, ये जो बात है इस पे आपका भी कमेंट चाहूंगी, क्योंकि आप ओडिशा स्टेट एडवाइजरी कमिटी ऑन कोविड-19 के मेंबर हैं। जो अब छोटी जगहों की बात हो रही है कि अब जो वेव है वो बड़े शहरों से छोटी शहरों की तरफ जाएगी, तमाम जो अवेयरनेस की बात करें, हालांकि अब हम देखें 2 साल हो चुके हैं, हम इस बीमारी से लड़ रहे हैं। छोटे शहरों में अभी स्थितियां क्या हैं, वहाँ कितनी जागरूकता लोगों में है या किस तरह की तैयारियां हैं ताकि जो
हम एक तरह से कहें कोविड-19 से जो नुकसान है वो कम से कम हो, लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहें? जैसे कि देखा जाए कि हमारा जब भारतवर्ष में जो पहली बार जब लॉकडाउन किया गया था, अभी भी वो सवाल हमारे दिमाग में है कि लॉकडाउन की कोई जरूरत था या नहीं। लॉकडाउन की वजह से हमारा कोई फायदा हुआ है कि नहीं। वो पहला लॉकडाउन जो था, हम लोगों में दिमाग में था कि जैसे कि इन्फेक्शन को अंदर आने से रोक दिया जाए। वो हमारे सवाल जो दिमाग में था वो गलत था, मतलब जो सोच जो था वो गलत था। पहली जो वेव था, पहला लॉकडाउन था, उसपे हम लोगों का हेल्थ सिस्टम का प्रिपेयर्डनेस चल रहा था। ऐसा नहीं है कि वो इन्फेक्शन को हम रोक लें, क्योंकि ये एक इजीली ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन है जो कि बहुत ही फास्ट मूव करता है, आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। वो प्रिपरेशन सेकेंड वेव में इतना ऊपर तक पहुंच गया, जबकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, आईसीयू बेड्स की डेफिशिएंसी हुई, वेंटिलेटर्स की डेफिशिएंसी हुई, वो सारे के सारे मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ तो हुआ था, ऐसा नहीं कि गड़बड़ नहीं हुआ था, फिर भी काफी दूर तक हम लोगों ने प्रिपेयर हुए। अब जैसे सर ने बताया कि वैक्सीनेशन देके हम लोगों ने सब लोगों को प्रोटेक्शन देके रखा। अब तीसरी वेव में मैं आपसे ये सवाल मैं करूंगा कि जितने भी ऑक्सीजन बेड्स, जितने भी वेंटिलेटर्स और जितने भी आईसीयू बेड्स आपने क्रिएट किया, वो सब वर्तमान आज के दिन में इस्तेमाल हो पाएंगे क्या? ये आंसर है नो, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन में वो जरूरत नहीं है। ठीक है। तो फिर अभी हेल्थ सिस्टम के लिए ये हम लोगों का मतलब डिस्कशन में ऑलरेडी आ चुका है कि जितना प्रिपेयर्ड है फॉर द सीवियर डिजीजेस, हम पहले सक्सेसफुल हैं। लेकिन अभी जो है ट्रायज, जैसे कि अब जैसे कोई डिजास्टर होता है, हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एक कोई जो कि सीरियसली इंजर्ड, मॉडरेटली इंजर्ड, चल के जा सकते हैं, जैसे ट्रायज। उड़ीसा लेवल में हमारे डिस्कशंस में अभी भी ये चीज डिस्कशन हो रहा है कि अभी कितने लोगों के लिए हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत है। ठीक है। क्योंकि पहले इनिशियल डेज में कॉकटेल थेरेपी जरूरत है, लोगों को मन में ये डर है कॉकटेल थेरेपी देने से वो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों का हेल्थ सिस्टम जो है बेड भर्ती होने जा रहे हैं। लेकिन अभी हमारा एस्टिमेशन आ गया है कि वो कॉकटेल थेरेपी हो या रेमडेसिविर थेरेपी हो, उनका उतना भी जरूरत नहीं है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए। They will be effective, but अभी जरूरत नहीं है। तो वो ट्रायड सिस्टम जो है डिजास्टर्स में करते हैं, अभी उसका हम इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर चुके हैं। ठीक है। तो स्टेट लेवल में अभी डिस्कशन ये हो रहा है, जैसे कि पेशेंट्स को कितने दिन तक हॉस्पिटल में रखेंगे और कितना स्क्रीनिंग करेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है। सेम चीज डॉक्टरों के लिए भी, अभी जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में सर्कुलर्स आ चुके हैं कि अगर किसी को एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है, तो अगर भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव है, फिर भी आप ड्यूटी पे आइए। अभी जैसे कंपेयर किया जाए, डेल्टा में 40% एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स थे, अभी लेकिन 80 to 90% एसिम्प्टोमेटिक केसेस इन ओमिक्रॉन। तो डॉक्टर्स को जिनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, उनको मास्क के साथ आप ड्यूटी पे आ सकते हैं। ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में हम लोगों का सर्कुलर इश्यू हो चुका है। और जिन लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर्स शुड कम बैक टू द ड्यूटी विद इन 5 to 7 days। सो दीज आर ऑल मतलब हेल्थ प्रिपेयर्डनेस है कि हम कैसे, जैसे कि हेल्थ सिस्टम कोई ब्रेकडाउन ना हो। ठीक है, ठीक है। और क्योंकि तैयारी डॉक्टर शर्मा, जैसे अभी डॉक्टर राव ने बताया कि तैयारी पूरी है, लेकिन हम जानते हैं कि अभी ओमाइक्रॉन वेरिएंट है, आगे हो सकता है तमाम और वेरिएंट भी हमें देखने को मिले। हमें अपनी तैयारी करके रखनी है और हमें अपने आप को इम्यून करके रखना है, और वैक्सीनेशन इसमें सबसे कारगर हथियार है। हम देखें तो वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उसे हम साल पूरा कर चुके हैं, और सबसे तेज और सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव दुनिया में भारत ने हासिल किया है। इसे कितनी बड़ी आप उपलब्धि मानते हैं? और साथ ही जो 15 से 18 साल के किशोरों को अभी हम देखें तो 50% किशोरों को टीका लग चुका है, कहीं ना कहीं पहली डोज की अगर बात करें तो। ये कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं, और ये कितना बड़ा हथियार साबित होगा आगे लड़ाई में कोविड के खिलाफ? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे पास कोविड से लड़ने के आज की तारीख में 2 मुख्य हथियार हैं। पहला टीकाकरण, वैक्सीन, और दूसरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में जिस तरह से डिसिप्लिन की आवश्यकता है, मास्क लगाने के बारे में, उचित दूरी रखने के बारे में,
और तीसरा और कॉन्टैक्ट यानी सैनिटाइजेशन के बारे में, हैंड्स को सैनिटाइज करने में। इसमें आप देखेंगे कि ये सारी चीजें ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है और पब्लिक प्लेसेस में ये समस्या आई कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरह से लागू करने में और बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग इसके लिए ज्यादा समय तक अपने आप को तैयार नहीं कर पाते। यानी मैं मास्क लगा के 24 घंटे नहीं बैठ सकता, मैं 4 दिन तक लगातार घर में बिना साइन एंड सिम्टम के नहीं रह सकता, मुझे बाहर जाना है। इस तरह की मानसिकताएं हमारे अंदर होती हैं और हमने देखा कि मार्केट में जैसे ही नंबर ऑफ केसेस कम हुए, मार्केट में भीड़ होनी इकट्ठी हुई। जब भी त्योहार का मौका आया तो लोग बाहर निकले, वहां पे काफी ज्यादा क्राउड हुई और मास्क लगाने की प्रक्रिया में भी थोड़ी ढील हो गई, लोगों ने ढिलाई बरतनी शुरू की। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास वैक्सीन नहीं होता तो शायद ये जो स्थिति हम देख रहे हैं, हम इससे कहीं बदतर स्थिति में होते। यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बाद हमारा ये जो इतनी तेज गति से इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम चला, हमने इतने छोटे समय में और इतना बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी कि हमारी 18 से अधिक उम्र की 80% जनता को हम 1 डोज दे चुके हैं, 60% जनता को हम दोनों डोज दे चुके हैं और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को हम बूस्टर डोज भी लगाने में काफी आगे रहे। ये हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ और इसी की वजह से ओमिक्रॉन का वेरिएंट आने के बाद एसिम्प्टोमेटिक केसेस या माइल्ड सिम्टम्स वाले केसेस ज्यादा हुए और इसी वजह से जो हॉस्पिटल्स की तैयारियां की गई, जो डॉक्टर राव कह रहे थे कि हमारे पास इतने ऑक्सीजन बेड हैं, इतने हमारे पास आईसीयू बेड हैं, वो यूटिलाइज नहीं हो रहे। ये बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन की वजह से और हम लोग मरीजों को उस सीवियरिटी ऑफ इलनेस की तरफ जाने से रोक पाए। तो ये मैं कहूंगा कि हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ना सिर्फ हमारे लिए एक सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ, बल्कि दुनिया भर में एक मिसाल की तरह से है कि कितने छोटे समय में कितनी अच्छी तैयारियां हमारे पास थी कि हमने इतना बड़ा टीकाकरण का कार्यक्रम सक्सेसफुल बनाया और ये दूसरों देशों के लिए अब अनुकरणीय बन रहा है, उनके लिए उदाहरण बन रहा है। तो ये मैं कहूंगा कि ओमिक्रॉन से या कोविड-19 से हमारी लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ है। बिल्कुल। और डॉक्टर राव, जिस तरह से हम सब जान रहे हैं, जैसे आपने भी बताया कि अस्पताल का रुख नहीं करना पड़ रहा और सबसे बड़ी जो शंका थी तीसरी लहर को लेकर, वो बच्चों को लेकर थी। एक अच्छी बात ये भी है कि हम 15 से 18 साल के जो किशोर हैं उनका वैक्सीनेशन शुरू कर चुके हैं। दूसरी बात, जो बच्चों को लेकर जिस तरह की बहुत ज़्यादा आशंकाएं थी तीसरी लहर को लेकर, उसके बाद जो अब सामने तस्वीर आई है वो कैसी देख रहे हैं? तस्वीर तो काफी अच्छा ही दिख रहे हैं, अच्छा ही लग रहा है। हाँ। क्योंकि अभी के आज के दिनों में जितने भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं बड़ों में, वो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक हो रहा है और बच्चों में हमारा अगर देखा जाए तो जबकि हमारा फर्स्ट फेज ट्रायल चल रहा था, सेकंड फेज ट्रायल 2-3 महीने में कोवैक्सीन का हम लोगों ने शुरू कर दिया था। सेकेंड फेज ट्रायल में ये क्लियरली प्रूव हो गया था कि 12 साल से 18 साल के बच्चों को ये वैक्सीन भी सेफ है। डॉक्टर शर्मा, वैक्सीनेशन को लेकर जब हम बात कर रहे हैं और जैसा मैंने डॉक्टर राव से भी पूछा कि बच्चों को लेकर आशंकाएं थी, लेकिन अब हम वैक्सीनेशन की जो दिशा है उसमें हम किशोरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में अब हम देखेंगे कि 12 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें भी वैक्सीन लगेगी। अभी बच्चों में किस तरह का इस लहर में संक्रमण देखा जा रहा है? देखिए, अभी तक बच्चों में जो संक्रमण देखा गया है उसमें भी वही बात है कि वहां पे माइल्ड इन्फेक्शन हो रहे हैं और लक्षण कम दिखाई दे रहे हैं। यानी बच्चे अभी भी, जैसा पहले एक बार आशंका थी कि नए वेरिएंट में हो सकता है कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। अभी भी हम बच्चों में कोई बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी या सीरियस इन्फेक्शन नहीं देख रहे हैं। लेकिन हाँ, अब जो है वैक्सीन के ट्रायल छोटे बच्चों पे भी साबित हो चुके हैं और बहुत जल्द ही वैक्सीन जो हैं वो 12 साल से छोटे बच्चों के लिए भी उपलब्ध हो जाएंगे और यानी कि पूरी की पूरी जो हमारी मतलब बच्चों की जो संख्या है वो भी रोग प्रतिरोध के दायरे में आ जाएगी। इसलिए हमें उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन ज्योति जी, मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे प्रीति जी, एक बात कहना चाहूंगा कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो 100% नहीं है। यानी अभी भी डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्शन हमारी कम्युनिटी में हो रहे। बिल्कुल। और जो लोग, ऐसा देखा गया कि डेल्टा वेरिएंट से जो लोग सीवियर बीमारी से ग्रसित हैं या जो मौत, आज भी हम देख रहे हैं कि देश भर में 200-300 के आंकड़े मौत के रोज निकल के आ रहे हैं।
यानी ये वो मरीज हैं जिन्होंने पाया गया ज्यादातर वैक्सीन नहीं लगवाया है या जिनमें कोमॉर्बिडिटीज है और वो डेल्टा वेरिएंट से अफेक्टेड हुए हैं। कहने का मतलब कि हम अभी भी डेल्टा वेरिएंट हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में मौजूद है। इसलिए जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है उनके लिए ये मेरी आपके कार्यक्रम के माध्यम से अपील है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं ताकि सीरियस बीमारी से या इससे होने वाली मौत से उन लोगों को भी बचाया जा सके जो डेल्टा वेरिएंट से अफेक्टेड हो रहे हैं और जो कोमॉर्बिडिटीज यानी डायबिटीज, हाइपरटेंशन या अन्य ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनमें की इन्फेक्शन जो है सीवियर होने की संभावना है। इसलिए ये याद रखना होगा कि डेल्टा वेरिएंट अभी कम्युनिटी से पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, उसके प्रति हमें सजग रहना है और उससे होने वाले इन्फेक्शन और सीवियर इन्फेक्शन को बचाने की अभी भी जरूरत है। अदरवाइज ये डेल्टा वेरिएंट जारी रहेगा, कम्युनिटी में फैलता रहेगा और हो सकता है कि जैसा कि आपने भी कहा कि आगे चल के कोई नया वेरिएंट आ जाए जो ओमिक्रॉन जितना माइल्ड ना हो और वो एक सीरियस या और ज्यादा फेटल किस्म का वेरिएंट भी हो सकता है। उसके प्रति हमने अभी पूरा काम नहीं किया है, तो ये सावधानी बरतनी भी समाज में और सोसाइटी में जरूरी। बिल्कुल डॉक्टर राव, मैं कुछ मोटी बातें आम आदमी के नज़रिए से पूछना चाहूँगी। एक तो जैसे अभी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सारे केसेस ओमाइक्रॉन वेरिएंट के नहीं हैं, अभी भी डेल्टा वेरिएंट है और कम केसेस हैं जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट के आ रहे हैं संक्रमण में। क्या कोई ऐसे अब तक बात पता लग पाई है, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे ये पता लग पाए कि ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट है या कोई दूसरा वेरिएंट है? और दूसरी एक बात और मैं समझना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि संक्रमण है, एक हफ्ते में लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी क्या कोई गाइडलाइंस है? मान लीजिए किसी में संक्रमण हुआ, उसको 7 दिन या 10 दिन हो गए, लेकिन परिवार में किसी और को नया संक्रमण हुआ है, वो साथ ही रह रहे हैं, तो क्या वो व्यक्ति जो संक्रमण होकर ठीक हो चुका है वो काम पर जा सकता है? मैं इस सवाल का तो जवाब थोड़े अलग ढंग से मैं बताना चाहूंगा। ठीक है। क्योंकि अभी लोगों के दिलों में ये ना बैठ जाए कि ओमिक्रॉन है, उतना डरने वाली बात नहीं है, जबकि डेल्टा अभी हमारे बीच अभी भी मौजूद है। दूसरी बात है कि अगर ओमिक्रॉन अगर माइल्डर वैरायटी है तो अगला वेरिएंट कैसा रहेगा उसके बारे में हमारे ह्यूमन बींग्स को, मतलब मेडिकल स्पेशलिस्ट को अभी तक पता नहीं चला है। तो इस मामले में हम चौकन्ना रहना चाहिए कि अगर ओमिक्रॉन सेफ है, हमारे मतलब हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो ऐसा नहीं है कि बेफिक्र होकर हम रहना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बराबर चालू रखना है। जो सिम्टम्स के बारे में आपने जो सवाल किया, हाँ बिल्कुल थोड़े से तो फर्क है। पहले जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादातर हो रहा था, वो अभी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। सिस्टमेटिक सिम्टम में सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में फीवर आता है, थोड़ा बॉडी एम होता है, बॉडी माइल्जिया होता है, लेकिन खांसी होना या फिर ब्रेथलेस होना वो बहुत ही कम है और बिल्कुल ना के बराबर है ओमिक्रॉन के साथ। लेकिन ऐसे सिम्टम से हम पता नहीं कर सकते हैं कि वो डेल्टा है या बीटा है, वो ओमिक्रॉन है या कोई नया वेरिएंट आने वाला है। तो उस मामले में मतलब पब्लिक को ऐसे कोई मतलब जानकारी होना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि हम सावधानी परखना चाहिए कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कम से कम और 6 महीने से 1 साल तक जारी रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति जी, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि आईसीएमआर ने गाइडलाइंस इश्यू की हैं और भारत सरकार की तरफ से भी ये गाइडलाइंस हैं कि अगर आप खुद संक्रमित हैं तो आपको 7 दिन आइसोलेट रहना है और आपके साथ उसी घर में, परिवार में अगर और भी कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उस संक्रमित व्यक्ति के इन्फेक्टेड होने की वजह से आप 7 दिन तक घर में ही रहेंगे और वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है जब तक आपके परिवार में कोई सदस्य के इन्फेक्शन को 7 दिन पूरे ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अनु शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर ई वेंकट राव, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। समय यही पूरा हो गया है तमाम जानकारियों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। इसी के साथ तो कोरोना अपडेट में आज के लिए इतना ही। आप सभी से एक बार फिर अपील है, गुजारिश है कि कोरोना को हम सब मिलकर ही हरा सकते हैं, इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हम सबको करते रहना है। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। कर फिर कोरोना अपडेट के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।